नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने ऐलान किया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उसकी सरकार का हिस्सा नहीं है और आने वाले चुनाव में उसके साथ चुनाव भी नहीं लड़ेगा। उसने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। अब असम की चुनावी राजनीति के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का बोडोलैंड वाले इलाकों में अच्छा खासा असर है। न केवल बोडोलैंड जो टेरिटोरियल काउंसिल है वहाँ पर, बल्कि जो बोडो जनजाति दूसरे ज़िलों में फैली हुई हैं उन पर भी उसका असर है और इसका फ़ायदा कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिल सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास अभी बोडो वाले इलाके में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके दम पर वो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो उसे एक सहारा मिल गया है बीपीएफ के तौर पर। और ये कहना चाहिए कि इससे असम की जो चुनावी लड़ाई है और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब दूसरा जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला फ्रंट है, जिसको पहले बहुत कमज़ोर माना जा रहा था, लेकिन बहुत सारे जो दल उसमें शामिल होते जा रहे हैं, उससे उसका आधार बढ़ता जा रहा है। पहले तो कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ AIUDF शामिल हो गई, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट शामिल हो गया। उसका मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छा खासा असर है, पैठ है उसकी। फिर जो वामपंथी दल हैं वो सब भी शामिल हो गए, RJD भी शामिल हो गया, दूसरी और भी पार्टियां शामिल हो गई और अब बोडोलैंड पीपल फ्रंट भी शामिल हो गया है। तो ये उसके लिए एक कहना चाहिए कि मोरल बूस्टर भी है और जनता को एक मैसेज देने के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है, वो कांटे की टक्कर देने की स्थिति में है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन चुनावी परिदृश्य के लिहाज से होगा। अब ये देखा जाए कि आखिरकार बीपीएफ बीजेपी से अलग क्यों हुआ। क्या सिलसिला था कि 5 साल पहले 2016 में जब बीजेपी की ने सरकार बनाई थी तो बीपीएफ ही उसके साथ गया था, और चूंकि उस समय बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं था, उसने केवल 60 सीटें जीती थी 126 सदस्यों वाली विधानसभा में, तो 12 सीटें बीपीएफ की आई थी, तब वो बहुमत हासिल कर पाई थी और फिर 14 सीटें AGP की भी जुड़ गई थी, जिससे वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ अपने पूरे 5 साल चला सकी। तो AGP तो अभी उसके साथ है, लेकिन BPF बाहर हो गया है। तो BPF क्यों बाहर हुआ, तो इस पर आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि आखिरकार BPF है क्या, बोडोलैंड पीपल फ्रंट की ताकत क्या है, उसकी जो उस इलाके में उपस्थिति है उसको किस तरह से देखा जाए। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जब पहली बार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हुआ था, एकॉर्ड हुआ था, और उसके बाद 2005 में पहली बार जब चुनाव हुए थे तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने सभी 35 सीटें जीत ली थीं अकेले दम पर। उसके बाद जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो उसकी सीटें घटना शुरू हुई और 2010 वाले चुनाव में उसके पास 26 सीटें रह गईं। 2015 को जो चुनाव हुआ उसमें 17 सीटें बची। तो इस तरह से उसकी सीटें जो हैं, माफ़ कीजिएगा, 2015 में 20 सीटें और फिर 2020 में जो अभी पिछले साल चुनाव हुए उसमें 17 सीटें बची। तो लगातार उसका उतार हो रहा था, लेकिन ये वजह नहीं है बीजेपी को उसका छोड़ने के पीछे कि उसका प्रभाव कम हो रहा था, बल्कि उसकी स्ट्रेटजी दूसरी थी। वो दूसरे दलों को कमज़ोर करके अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई थी और इसका सिलसिला शुरू हो गया था पिछले साल जनवरी से। जनवरी 2020 में एक तीसरी बार बोडो लोगों के साथ, बोडो संगठनों के साथ अकॉर्ड हुआ, जिसको बीपीएफ ने स्वीकार नहीं किया और यहाँ से दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरियां शुरू हो गई थी। फिर अप्रैल में जब टर्म हुआ बीटीसी का तो ये कहा गया कि उसे 6 महीने एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इसको माना नहीं और फिर उसके बाद चुनाव में भी उसने बीपीएफ को छोड़कर UPPCL यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ समझौता कर लिया और एक तरह से बीपीएफ को डंप कर दिया। और उस चुनाव में हालांकि बीपीएफ का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं था, 17 सीटें उसने अपने दम पर जीत ली थी, लेकिन बीजेपी और UPPL इन सब ने मिलकर 19 सीटें जीत ली और उससे उनको सरकार बनाने का, वहाँ काउंसिल में अपनी सत्ता काबिज करने का मौका मिल गया। तो ये
ये जो पलटा खाया बीजेपी ने, उससे बीपीएफ नाराज़ चल रहा था और ये तय माना जा रहा था कि बीपीएफ बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, और अब वो घोषणा हो गई है। हालांकि इस स्थिति के लिए बीजेपी पहले से तैयार थी, क्योंकि वो पहले से ही बीपीएफ को किनारे करने में लगी हुई थी। हेमंत बिश्व शर्मा खास तौर पर लगे हुए थे और उन्होंने तो अभी कहा है कि वो बीपीएफ को ब्रह्मपुत्र में ढकेल देंगे, डुबो देंगे। तो ये हेमंत बिश्व शर्मा इसी तरह के बड़बोले और कहना चाहिए कि उत्तेजनात्मक बयान देने के आदी रहे, और ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की संगत में आए हैं तब से ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ये अलग बात है। लेकिन ये है कि बीपीएफ के पार्टी से, बीजेपी के पार्टी से अलग होने से बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। जो 12 सीटें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलाके में आती हैं, उसमें बीजेपी कोशिश कर रही है कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें शायद यूपीपीएल को देगी। लेकिन ये इसके अलावा भी जो दूसरे ज़िले हैं, कम से कम 5-6 ज़िले हैं जहां पर बोडो लोगों की आबादी ठीक ठाक है और उनका मतदान चुनाव परिणामों को किसी हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो अब यूपीपीएल का वो प्रभाव नहीं है। हालांकि अब बीटीसी पर वो काबिज है, तो उस हिसाब से उसका जलवा थोड़ा बेहतर ज़्यादा देखा जा सकता है। सवाल उठता है कि बीजेपी ने ये जो दांव खेला है उसका क्या असर होगा। हो सकता है कि इन इलाकों में जो बोडो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोडो को देखना चाहें और बीजेपी को बाहरी पार्टी के तौर पर देखें, और शायद बीजेपी जो मान कर चल रही है उसे उस तरह के परिणाम न मिलें, उस तरह के नतीजे न मिलें। हो सकता है बीपीएफ को लेकर वहाँ के मतदाताओं में, खासतौर से बीटीसी के मामले में थोड़ा सा रुझान लगातार घट रहा हो। करप्शन के भी चार्जेस लग रहे थे बीटीसी के नेताओं पर, तो वो मामला हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बोडो लोगों की, बोडो जनजाति के प्रतिनिधित्व का सवाल है, उसमें यूपीपीएल और बीपीएफ में कौन भारी पड़ेगा ये अभी देखना है। और उसमें बीजेपी जो सेंधमारी करना चाहती है, जो ये चाहती है कि एमएलए अब वो अपने लाए, उसमें वो किस तरह से कामयाब होती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये एक मैसेज उसने दे दिया है कि वो छोटी पार्टियों को केवल इस्तेमाल करना जानती है, उनके साथ लंबे चलने का उसका इरादा नहीं है। उसका इरादा किसी तरह से अपने दम पर अपनी ताकत को बढ़ाना, अपने दम पर सरकार बनाना है। तो ये आगे चलकर एजीपी को भी निगल जाए, असम गण परिषद को भी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये असम गण परिषद के नेता भी समझ रहे होंगे। लेकिन मामला ये है कि अब इस पूरे जो गठबंधन में फेरबदल हो रहा है और जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को जो नई ताकत इन सब पोलराइजेशन से मिल रही है, उसका क्या असर पड़ेगा। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है ऐसा लगता है। उसे लग रहा है कि जो उसने हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स चली है उसका उसे फ़ायदा होगा। लेकिन यहीं पर आप देखें कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर पूरी फिज़ा जो है वो बीजेपी विरोधी बन चुकी है। लंबा आंदोलन असम में इस मुद्दे पर चला है और बीजेपी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को डील किया है उससे वहाँ गहरी नाराज़गी है, और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा बीजेपी को, उसका नुकसान बीजेपी को होगा और उसका फ़ायदा दूसरे दलों को मिल सकता है। ख़ासतौर से कांग्रेस ने जिस तरह से कहा है कि वो इस एनआरसी को रद्द कर देगा, तो इसका एक फ़ायदा कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को एक हद तक मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को बाहर निकालने में दिलचस्पी नहीं रखती है। ये सब आरोप भी उस पर लगते रहे हैं। लेकिन जो पूरा माहौल बन रहा है उसमें अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा असम का चुनाव जीतना। ये एक कांटे की लड़ाई है और अब दोनों गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ सकते हैं।
हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में एक कमजोरी ये है कि उनके पास कोई फेस नहीं है इस चुनाव में। तरुण गोगोई अब रहे नहीं और कोई दूसरा नेता उस तरह से उभर कर सामने नहीं आया है जिसे भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सके। तो ये एक नुकसान है, डिसएडवांटेज पॉइंट है इस गठबंधन के साथ। और दूसरी तरफ असम बीजेपी के पास ये है कि उसके पास सोनोवाल के रूप में एक चेहरा है, हेमंत बिश्व शर्मा के रूप में एक दूसरा चेहरा है, और उनके बल पर वो मतदाताओं को आकर्षित करने में किसी हद तक सक्षम रहते हैं। तो अब देखना है कि ये दो तरह के गठबंधन अपने आने वाले जो चुनाव प्रचार है और चुनाव अभियान है उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के साथ अभी तक तो दिक्कत ये भी रही है कि उसके बड़े नेता मैदान में नहीं उतरे हैं। प्रियंका गांधी बस आज ही पहली बार वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए जा रही हैं। राहुल गांधी अभी तक पहुँचे नहीं हैं। पहले एक दो रैली की हैं, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी की रैली को देखें, आप अमित शाह की रैली को देखें, जेपी नड्डा की रैली को देखें और कुछ और बीजेपी के बड़े नेताओं की एक सिलसिलेवार रैलियां वहां होती रही हैं, मीटिंग होती रही हैं, और वो वहां जाकर लगातार एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करते रहे हैं। वो इस तरफ से कम हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ की एक पूरी टीम वहां कांग्रेस की मदद के लिए तैनात है और वो बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो उसके इंचार्ज हैं। तो कांग्रेस ने कोई तो रणनीति बनाई है, लेकिन वो उस तरह से अभी तक कहना चाहिए कि चुनावी माहौल में दिख नहीं रही है। कितना असर होगा उसका ये तो चुनाव नतीजों से पता चलेगा, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि लड़ाई असम में भी कांटे की होने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी, आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।